देखिए इस उन समितियों के बाद में देखते हैं अपन हरलाल सिंह खर्रा समिति के बारे में जो कब बनी थी 1990 में बनी थी। इसके बाद अपन महत्वपूर्ण जो टॉपिक आता है ये आता है कि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा जो सर्वप्रथम जो समिति बनी थी जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति, इसकी सिफारिशों पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्थाओं जो व्यवस्था थी उसका उद्घाटन कर दिया जाता है। यानी कि महत्वपूर्ण बात ये बनती है कि सर्वप्रथम किस राज्य से पंचायती राज व्यवस्थाओं का शुभारंभ किया जाता है, तो राजस्थान से किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो कौन सी समिति के आधार पर करते हैं, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर करते हैं। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल जी सुखाड़िया थे, तथा जो राज्यपाल थे वो गुरमुख निहाल सिंह जी थे। इस समिति की इस पंचायत राज की शुरुआत करने वाला जो राज्य था वो देश में कौन था, राजस्थान था सर्वप्रथम। जिस जिसने द्विस्तरीय पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत कर दी थी। यानी किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर की जाती है। इसके बाद राजस्थान के बाद दूसरा राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था, जिसने 11 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ कर दिया जाता है। तो यदि दूसरा राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश से ऐसा दूसरा राज्य है जिसने पंचायत राज व्यवस्थाओं का शुभारंभ कर दिया था। अब आते हैं पंचायत राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात, जो कि 77वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया, 1992 में आया, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के समय आता है। पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया दिया जाता है, यानी कि इनको संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी जाती है। इससे पहले ये जो नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में इनका उल्लेख किया गया था और राज्य सूची का विषय था, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा देकर अब सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया। 77वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पारित होता है, 22 दिसंबर 1992 को होता है। राज्यसभा में पारित होता है 23 दिसंबर 1992 को होता है। उसके बाद राष्ट्रपति जी की मंजूरी कब मिलती है, 20 अप्रैल 1993 को मिलती है। इसके बाद देखते हैं अपन आगे, 24 अप्रैल 1993 को विधेयक लागू होता है। अतः 24 अप्रैल की डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है इसको। इस डेट को अपन हम राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन ही ये जो विधेयक था वो कानून बनकर लागू हो चुका था संपूर्ण देश में। 77वां जो संविधान संशोधन के तहत संविधान संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, जो कौन सा था, भाग 9 था, जिसमें अनुच्छेद 43 से लेकर अनुच्छेद 43 ओ तक जोड़े गए। यानी कि एक ही अनुच्छेद में संपूर्ण पंचायती राज व्यवस्थाओं को जोड़ दिया जाता है। उसके कुछ भाग बनाए जाते हैं अलग ही। 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को 29 विषय दिए जाते हैं। तो यदि जो अनुसूची पूछे तो कितनी है, 11वीं अनुसूची है। विषय कितने पूछे जाते हैं, इनको कानून बनाने के लिए 29 विषय जोड़ दिए जाते हैं। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायत राज जो अधिनियम है सबसे पहले कर्नाटक में लागू होता है। अगर इस अधिनियम के अलावा डायरेक्ट पूछे कि पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ राजस्थान से होता है, लेकिन अधिनियम बनने के बाद सर्वप्रथम कहां लागू होता है, कर्नाटक में लागू हो जाता है ये। तथा सबसे पहले जो चुनाव करवाए जाते हैं अधिनियम के बाद, तो मध्य प्रदेश में करवाए जाते हैं। अब विस्तृत विवरण देख लेते हैं अपन, जितने भी अनुच्छेद हैं उनके कौन कौन से भाग है, कौन से भाग में क्या लिखा हुआ है, इसका विस्तृत विवरण देखते हैं अपन। अनुच्छेद 243 में इसमें परिभाषाएं दी गई हैं, किसकी, एक तो ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है, पंचायतों की परिभाषा दी गई है, मध्यम स्तरीय और जिला जिला की जो परिभाषा है वो किसमें दी गई है, अनुच्छेद 243 में दी गई है। उसके बाद 243 क में यानी कि ए में ग्राम सभा के बारे में वर्णन किया गया है। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी जिसका निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित कानून बनाकर करेगी। यानी कि ऐसे कानूनों के ऊपर विषय पर चर्चा करेगी जो संबंधित राज्य की विधानसभा के द्वारा कानून बनाकर निर्धारित करके विषय तय करेगी। यानी कि ये शक्ति राज्य के विधानमंडलों को दी गई है। अनुच्छेद 243 ख यानी कि बी में पंचायतों का गठन किया गया है। पंचायत राज में त्रिस्तरीय ढांचा को बनाया गया, जो सर्वप्रथम जो बलवंत राय मेहता समिति बनी थी उसके आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का ढांचे को अपनाया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जो अभी वर्तमान में भी देखने को मिलती है अपन को। इसके बाद में अनुच्छेद 243 गयान की सीमित पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है। किस प्रकार की संरचना होगी, जैसे राज्य विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों की संरचना का प्रावधान कर सकते हैं। यानी कि इससे संबंधित भी कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है, राज्य विधानमंडलों को शक्ति प्राप्त है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के और मध्यम स्तर पर खंड स्तर पर तथा पंचायत समिति के सभी सदस्य प्रत्यक्ष मतदाता के द्वारा, जबकि जो जिला परिषद होती है, जिला स्तर पर जिला परिषद के सभी सदस्य राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार ही चुने जाएंगे। यानी कि चाहे वो पंचायत से रिलेटेड हो
पंचायत समिति से रिलेटेड विषय हो या जिला परिषद से रिलेटेड विषय हो, उन सबके ऊपर कानून बनाने की जो शक्ति है वो संबंधित राज्य की विधानमंडल को दे दिया जाता है। वो तय करेगी कि इनका जो चुनाव है किस प्रकार से होगा। उसके बाद देखते हैं ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, वो सरपंच का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, साधारण बात है। फिर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन लिया जाता है। उसके बाद जो खंड स्तर पर होता है, जैसे कि पंचायत समिति होती है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधान और जिला स्तर पर जिला के जो अध्यक्ष होते हैं, इनका चुनाव जिला प्रमुख का चुनाव निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो मत देकर इनका चुनाव किया जाता है। यानी कि जो स्थानीय स्तर पर पंचायतें, उसके जो सरपंच का जो चुनाव है वो तो जनता के द्वारा होगा डायरेक्ट रूप से। लेकिन जो पंचायत समिति हो गई, जिला परिषद हो गए, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, उनके चुनाव सदस्य जो कि पार्षद चुने जाते हैं, उनके द्वारा होते हैं, एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। अनुच्छेद 243 ग यानी कि डी में स्थानों का आरक्षण है, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी-एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा और महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि 33% आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है? उसके बाद 2009 में केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में जो महिलाओं को 50% आरक्षण देने का जो प्रावधान था, वो अभी क्या है संविधान में संशोधित प्रस्तावित है, मतलब अभी 50% आरक्षण नहीं दिया गया है, प्रस्तावित है। वर्तमान में कितना है 33% आरक्षण दिया गया है स्थानीय स्वशासन में। अनुच्छेद 243 ड ई में पंचायतों की अवधि है कितनी, मतलब प्रति बैठक से कब तक रहेगी। तो देखते हैं अपन अनुच्छेद 243 स्पष्ट में क्या दिया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को कार्यकाल प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष रहेगा, मतलब सामान्यतः जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक रहेगा, जब पंचायत अपनी प्रथम बैठक करती है तब तक। उसके बाद अनुच्छेद 243 क में क्या दिया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल समाप्ति से पूर्व चुनाव कराना आवश्यक है, यानी कि जब भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है उससे पूर्व चुनाव करवाना आवश्यक हो जाता है। कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी पंचायती राज संस्थाओं को भंग किया जा सकता है, लेकिन विघटन की तारीख से 6 माह के भीतर चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। देखो, जब भी भंग किया जाए पंचायती राज व्यवस्थाओं को, जैसे ग्राम पंचायत वगैरह को, यदि जो चुनाव है उस चुनाव में 6 माह का समय बचा हुआ है, तो फिर ऐसी स्थिति में चुनाव करवाना आवश्यक नहीं होता है। वो स्थिति अधिकारी के द्वारा एडजस्ट कर ली जाती है। इसके बाद अनुच्छेद 243 च में सदस्यों के लिए निरयुक्तता यानी कि योग्यताएं क्या-क्या हैं। देखो, पंचायत राज संस्थाओं में किसी भी स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तय की गई, चाहे वो ग्राम पंचायत पर हो, पंचायत समिति पर हो या जिला परिषद पे हो। तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 243 छ में क्या कहा गया है, यानी कि जी में पंचायतों को शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व दिए गए हैं, यानी कि उनको क्या शक्तियां प्रदान होगी, जो पंचायत स्तर पर है, ग्राम पंचायत स्तर पर या फिर जिला जो पंचायत समिति है, जिला परिषद में, इनको कितने विषय दिए गए हैं। तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है संविधान में। उस 11वीं अनुसूची में 29 विषय ऐसे दिए गए हैं जिस पर कानून बनाने की शक्ति है किसको, ग्राम पंचायतों को। और वो विषय कौन कौन से हैं? एक तो कृषि से रिलेटेड हो गई, भूमि सुधार और मृदा संरक्षण से रिलेटेड हो गई, लघु सिंचाई से संबंधित हो गई, जल प्रबंधन और जल विकास से संबंधित ऐसे विषय हो गए, पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, ये ऐसे विषय हैं जिन पर पंचायत कानून बना सकती है। मत्स्य पालन हो गया। तो ऐसे कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। उसके बाद सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी हो गया, लघु वन उत्पादन हो गया, लघु उद्योग हो गया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समेत हो गया, उसके बाद खाद्य हो गया, ग्राम कुटीर उद्योग हो गया, उसके बाद ग्रामीण आवास हो गया, पेयजल हो गया, ईंधन चारा हो गया, सड़कें हो गई, नालियाँ हो गई, पुल, जल मार्ग हो गए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो गई, सामुदायिक संपदा का रखरखाव हो गया, शिक्षा हो गई जो प्राथमिक है और माध्यमिक स्कूलों समेत, तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण हो गया, प्रौढ़ अनौपचारिक शिक्षा हो गई, उसके बाद पुस्तकालय हो गए, सांस्कृतिक गतिविधियां जितनी भी चलती है वो हो गई। तो ऐसे 29 विषय हैं, जैसे कि बाजार, मेले, स्वास्थ्य, साफ सफाई, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके बाद परिवार कल्याण मंत्रालय, एक परिवार कल्याण करना हो या फिर महिला बाल विकास से रिलेटेड हो, समाज कल्याण हो, विकलांगों का कल्याण हो, कमजोर वर्गों का कल्याण के लिए, खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कुछ विशेष योजनाएं बनानी हो, ग्रामीण विद्युतीकरण हो गया, विद्युतीकरण वितरण हो गया, गैर पारंपरिक ऊर्जा हो गई और गरीबी उन्मूलन हो गए। तो ऐसे कितने विषय जो जोड़े गए हैं 11वीं अनुसूची में, टोटल 29 विषय ऐसे दिए गए हैं जो कि पंचायतों के अंतर्गत दिए गए, इनपे कानून बनाने का अधिकार है इनको। अनुच्छेद 243 क में पंचायतों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया बनाई गई, किस प्रकार से इनका निर्वाचन होगा। देखो, पंचायत राज के लिए निर्वाचन नामांकन के लिए तैयार तैयार करके उनमें चुनाव कराने का उत्तरदायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का होगा। यानी कि जो विधायकों का चुनाव और उसके बाद में जो सांसदों का चुनाव कौन कराता है, भारत निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन इसके लिए राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा
और जो पंचायतों के जो चुनाव करवाए जाते हैं ना, उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होगी। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम कब बनाया जाता है? राजस्थान के जो राज्यपाल के द्वारा 23 अप्रैल 1994 को पंचायती राज अधिनियम 1994 को स्वीकृति दे दी जाती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आती है वार्ड सभा। देखो, इसका जो उल्लेख है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 में किया गया है। मूल अधिनियम में इसका उल्लेख नहीं था। 2000 में सन 2000 में इसको संशोधित करके वार्ड सभा की स्थापना की गई है। वार्ड सभा के जो सदस्य हैं, उस वार्ड के निवास करने वाले सभी वेश्यक योग्य यानी जो भी 18 प्लस हैं जो वोट दे सकते हैं, वो वार्ड सभा के वर्ष में कम से कम 2 बैठक होगी। यानी कि वो वार्ड सभा है, उसके जो सदस्य तो कौन होंगे? जो भी मेंबर हैं वार्ड में, जो भी मतदान करते हैं, वेश्यक युवती हैं। उसके बाद में कम से कम जो वर्ष में 2 बैठक होने अनिवार्य है वार्ड सभा की। और बैठक की जो गणपूर्ति है, वार्ड सभा के कुल सदस्यों को 1/10 भाग हो गया, 10% उपस्थिति अनिवार्य होगी। वार्ड सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वार्ड पंच करता है। जो भी संबंधित वार्ड पंच होगा वो बैठक की अध्यक्षता करेगा, ठीक है। और उसके जो सदस्य कौन होंगे? वो वार्ड सभा के मतलब वार्ड के मेंबर होंगे, जो वेश्यक है। उसके बाद ग्राम सभा। ग्राम सभा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 8 के ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम सभा होगी। उसके सदस्य क्षेत्र के आने वाले पंजीकृत मतदाता होंगे। साल में प्रत्येक बैठक 2 होगी, ठीक है। उसके बाद धारा 8 में बैठक की गणपूर्ति 1/10 भाग 10% उपस्थिति होगी। धारा 8 में इसके ग्राम सभा की जो बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच के द्वारा की जाती है। जिस प्रकार वार्ड सभा की बैठक की अध्यक्षता वार्ड पंच के द्वारा की जाती थी, उसी प्रकार से जो ग्राम सभा है उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है। सरपंच की अनुपस्थिति में यदि सरपंच अनुपस्थित हैं, तो उसकी अध्यक्षता ग्राम सभा के ऐसे सदस्य के द्वारा की जाएगी जो ग्राम सभा उपस्थित सदस्य के द्वारा बहुमत से निर्वाचित हो। यानी कि बहुमत के द्वारा यदि ग्राम सभा किसी को निर्वाचित कर देती है तो फिर उसकी अध्यक्षता वो व्यक्ति करता है। लेकिन सामान्यतः इसकी जो अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। देखिए, पंचायतों की संरचना त्रिस्तरीय ढांचा है, इसको समझ लेते हैं अपन। देखो, ग्राम स्तर पर कौन कौन सा ढांचा है? ग्राम गांव स्तर पर ग्राम पंचायतें होती हैं। राजनीतिक प्रमुख होता है इसका, सरपंच होता है राजनीतिक प्रमुख। न्यूनतम आयु सीमा वही 21 वर्ष है। प्रशासनिक प्रमुख कौन है? ग्राम विकास अधिकारी, जिसको वीडियो कहा जाता है। यानी कि यदि राजनीतिक प्रमुख पूछे तो सरपंच होता है। यदि प्रशासनिक यानी कि परीक्षाओं के माध्यम से चयन वो क्या आता है, जिसको बोला जाता है ग्राम विकास अधिकारी वीडियो, ये इनकी सहायता के लिए होता है। सदस्यों का चुनाव वार्ड पंचों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इनके सदस्यों का चुनाव भी वार्ड पंचों का जो चुनाव होता है वार्ड मेंबरों का, उनका प्रत्यक्ष रूप से होता है जनता के द्वारा। सरपंच का भी जनता के द्वारा डायरेक्ट रूप से होता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का जो चुनाव है, सरपंच का जो चुनाव है प्रत्यक्ष रूप से होता है। और उप सरपंच का जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से वार्ड पंचों के द्वारा किया जाता है। जो वार्ड मेंबर होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से उप सरपंच का चुनाव करते हैं, जबकि सरपंच का चुनाव और वार्ड मेंबरों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होते हैं। उस पंचायत में जो भी जनता ये आती है, इनको शपथ कौन दिलाता है? देखो, वार्ड पंच को और उप सरपंच को और सरपंच को पीठासीन अधिकारी शपथ दिलाते हैं। देखो, वार्ड पंच हो गया और उप सरपंच हो गया, इसको तो सरपंच और उप सरपंच को पीठासीन अधिकारी शपथ दिलाएगा। त्याग पत्र किसको देंगे? वार्ड पंच और उप सरपंच। और सरपंच त्याग पत्र खंड विकास अधिकारी को देते हैं, यानी कि बीडीओ को ये अपना त्याग पत्र सौंप देते हैं। न्यूनतम पंच संख्या यानी कि कितने पंच हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं 3000 की आबादी तक। उसके बाद अपन जिला परिषद के बारे में क्या? अपन ग्राम पंचायत की जो ग्रामीण स्तरीय अपने देख लिया और विकास अधिकारी देख लिया। उसके बाद में त्याग पत्र देख लिया। बैठक देखो, इसकी 15 दिन में कम से कम एक बैठक होना अनिवार्य है। उसके बाद दूसरे स्तर की जो स्थिति आती है पंचायत स्तरों में, वो आते हैं पंचायत समिति, यानी कि खंड स्तर पर आती है, तहसील स्तर पर आती है। इसका जो राजनीतिक प्रमुख होता है, जिस प्रकार से वहां सरपंच राजनीतिक प्रमुख था, उसी प्रकार से यहाँ राजनीतिक प्रमुख कौन है? प्रधान साहब है। प्रशासनिक प्रमुख कौन है? जैसे वहां वीडियो था, इस प्रकार से यहाँ बीडीओ हो गया, यानी कि खंड विकास अधिकारी था, वहां ग्राम ग्राम विकास अधिकारी था। सदस्यों का जो चुनाव है वो पंचायत समिति के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जो भी इसके जो सदस्य है पंचायत समिति के, उसका तो चुनाव कैसे होगा? प्रत्यक्ष रूप से होगा जनता के द्वारा। लेकिन जो ये प्रधान साहब हैं, इनका जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जो ये सदस्य पंचायत समिति के सदस्य हैं वो मिलकर इनका चुनाव करते हैं। अध्यक्ष का चुनाव, प्रधान और उप प्रधान का चुनाव निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब ये त्याग पत्र किसे देते हैं? सदस्य और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रधान साहब को देते हैं, जबकि जो प्रधान साहब होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? जिला प्रमुख को देते हैं। यानी कि जो भी सदस्य होंगे और उप प्रधान होगा वो तो प्रधान साहब को अपना त्याग पत्र देगा, लेकिन प्रधान साहब अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? जिला प्रमुख को अपना त्याग पत्र देते हैं। इनकी बैठक 1 माह में कम से कम 1 बार बैठक होना आवश्यक हो जाता है।
किसकी पंचायत समिति को, जो कि खंड स्तर पर पंचायत समिति स्थित है। अब शीर्ष स्तर पर यानी कि सबसे बड़ी स्थानीय स्वशासन की कौन है, जिला परिषद है। इसका जो राजनीतिक प्रमुख है वो कौन है, जिला प्रमुख राजनीतिक प्रमुख होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार वहां प्रशासनिक प्रमुख था, उसी प्रकार से यहाँ भी एक प्रशासनिक प्रमुख होता है, जिसको बोला जाता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसको बोला जाता है सीईओ। ये प्रशासनिक अधिकारी होता है। चुनाव किस प्रकार से होता है, सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, जबकि जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। जिस प्रकार से पंचायत समितियों में रिश्ते थी, उसी प्रकार से आप उनको जिला परिषद में भी रिश्ते देखने को मिलती है। त्याग पत्र किस प्रकार से होता है, सदस्य तो और सदस्य और उप जिला प्रमुख तो अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देंगे, जिस प्रकार पंचायत समिति में रिश्ते थी। और जो जिला प्रमुख है वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, संभागीय आयुक्त होता है उसको सौंपते हैं, जो भी संभागीय आयुक्त है रिलेटेड। इनकी जो बैठक है 3 माह में कम से कम एक बार बैठक हो जाना आवश्यक है जिला परिषदों की। इसके बाद देखते हैं अपन कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम और कुछ समितियां हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। अपने राजस्थान से रिलेटेड महत्वपूर्ण समितियां बन जाती है, कुछ अधिनियम बन जाते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में राज्यपाल के द्वारा 23 अप्रैल 1994 को स्वीकृति दी गई थी, जो वार्ड सभा थी 2000 में संशोधित करके साल में कम से कम इसकी 2 बैठक अनिवार्य, जिसको अपना पूर्व में पढ़ लिया था। पैसा एक्ट अधिनियम लागू किया गया था 1996 को दिलीप सिंह बूरिया इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर। इसे 24 दिसंबर 1996 को 10 राज्य में जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया जाता है। यदि आप यूं पूछा जाए कि पैसा एक्ट है वो कौन से क्षेत्रों में लागू है, जनजातीय क्षेत्रों में लागू है। 10 राज्यों में इनको लागू किया, यानी कि राजस्थान में भी लागू है। सदस्यों को हटाना किस प्रकार से, धारा 28 के तहत यदि कोई सदस्य कार्य करने में असमर्थ है या फिर वो मना करे या दोषी पाया जाए तो राज्य सरकार उसे पद से हटा सकती है। यानी कि जो भी पंचायत से रिलेटेड जितने भी सदस्य हैं, यदि वो कार्य करने में मना करे या फिर वो असमर्थ हो तो राज्य सरकार उनको पद से हटा सकती है। पंचायत राज की प्रमुख धाराएं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपन। जो अनुच्छेद 243 में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था अपन ने पढ़ लिया है। 33% 50% का प्रावधान है। उसके बाद में प्रथम बैठक ये देख लिया अपने। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य क्या 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 हो सकते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं अपन। महिलाओं का जो नेतृत्व है राजस्थान में पहली बार के कौन बनी, जैसे कि सरपंच सर्वप्रथम राजस्थान में कौन बनी थी, छगन बहन बनी थी, जो 1961 में बनी है, फलोदी में बनती है। और उसके बाद पहली महिला जिला प्रमुख नगेंद्र बाला है, जो कि कोटा से थे, अपने पास में ही है। तो ये तो पंचायत, इसके महत्वपूर्ण तथ्य हो गए पंचायत रिलेटेड। अब इसके प्रशिक्षण केंद्र कहाँ कहाँ है, यानी कि प्रशिक्षण कहाँ दे सकते हैं पंचायत से रिलेटेड, स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड। जैसे कि देखते हैं अपन, ग्राम विकास अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, मंडोर में, जो कि जोधपुर में है। इसके बाद पंचायत प्रशिक्षण केंद्र एक तो डूंगरपुर में और एक अजमेर में है। इसके बाद इंदिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पर है, जयपुर में है। तो ये पंचायतों से रिलेटेड प्रशिक्षण केंद्र है, जहां पर पंचायत से रिलेटेड प्रशिक्षण दिया जाता है। धारा 89 में राजस्थान पंचायती संशोधन अधिनियम 2021 के तहत ग्राम सेवक का नाम अब किस नाम से जाना जाएगा, ग्राम विकास अधिकारी के नाम से जाना जाएगा। जो ग्राम विकास अधिकारी हैं अभी वर्तमान में बोलते हैं अपन उनको, पहले किस नाम से जाना जाता था, ग्राम सेवक के नाम से जाना जाता था। मुख्य जो चुनाव है नवंबर 2020 तक राजस्थानी पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव है कितनी बार हो चुके हैं, 11 बार हो चुके हैं। तो अपने पंचायत से रिलेटेड महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य देखे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पंचायत रिलेटेड से जितने भी डाउट थे वो क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।